आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंस का पालन करते हैं और बहुत से किसान हाथों द्वारा दूध निकालते हैं, लेकिन ये बहुत कष्ट वाला काम है। साथ ही पशुओं का पूरा दूध भी नहीं निकल पाता है। ऐसे में पशुपालकों को आर्थिक नुकसान तो होता ही है, इसके अलावा पशुपालकों के सामने कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। लेकिन अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो देखते ही आपको लगेगा कि पशुओं से दूध निकालना कितना हो गया है आसान। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेंगे कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर PC भटनागर से। किसान भाइयों, आज हम मिल्किंग मशीन के बारे में जानेंगे। ये जो ऑटोमेटिक पाइपलाइन मिल्किंग मशीन है, इसके जो हमारे फ़ायदे हैं वो फ़ायदे इस तरह से हैं कि इसमें एक तो स्वच्छ दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसमें कहीं भी दूध के हाथ नहीं लगता है और सीधा दूध जो है कंटेनर में जो हमारा बल्क मिल्क कूलर है उसमें पहुंच जाता है। मशीन से दूध निकालने की शुरुआत डेनमार्क और नीदरलैंड से हुई और ये तकनीक दुनिया भर के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। आजकल डेयरी उद्योग से जुड़े अनेक लोग पशुओं से दूध निकालने के लिए मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। पशुओं का दूध दूहने वाली मशीन को हम मिल्किंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये मशीन की कार्यविधि के बारे में आपको बताते हैं, जो इस प्रकार से है। इस जो ये यंत्र आप देख रहे हैं, इसमें 4 गायों का एक समय में दूध निकाला जा सकता है और वो 4 गायें का जो थन है पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। उनके अंदर प्री स्प्रे उसका किया जाता है। 2 घंटे के अंदर 100 गायों का दूध निकाल सकती है। इस मशीन में 4 सेट हैं और ये रोटेशन पे चलते हैं। 4 एक बाईं तरफ वाली गायें एक बार निकलेगी और जितने दाईं तरफ वाली गायें तैयार हो जाएगी, और जैसे ही दाईं तरफ वाली तैयार होगी फिर वापस बाईं तरफ वाली गाय आ जाएगी। इनके वापस निकलने का रास्ता जो है वो पीछे की तरफ है, तो उस पीछे की तरफ जो रास्ता है उससे ये गायें अपने बाहर चली जाती है वापस, और नई गायें जो है उनका आने का रास्ता अलग है। और उसके बाद में दूध निकालने के बाद में पोस्ट स्प्रे करके इन गायों को यहाँ से हटाया जाता है। इसके अलावा जितना भी दूध है वो इस टैंक में आता है और यहाँ से जब ये एक निर्धारित स्तर पर जब ये पहुँच जाएगा तो उसके बाद में ये दूध जो है पंप होके बल्क मिल्क कूलर में चला जाएगा। ये जो मशीन है इसमें मिल्क मेजरमेंट जो होता है, जो दूध का मापन होता है, ये जो मापन है इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसमें लीटर में और पौंड में 2 उसके अंदर मार्क किए हुए हैं। और जितना दूध गाय देती है प्रति गाय, हर गाय का इसमें दूध का मापन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम प्रति हर गाय का दूध जो है वो माप सकते हैं। इसके अलावा इसकी मशीन में ये जो विशेष चीज़ है वो ऑटोमेटिक वैक्यूम पल्सेटर इसमें लगा हुआ है, जिससे जो दूध की जितनी आवक है, जब दूध शुरुआत में धीरे धीरे आता है उस समय ये पल्सेटर ऊपर की ओर लगा हुआ है ये। और इस पल्सेटर का काम ये है कि जितना दूध जितनी स्पीड से आएगा, अगर दूध कम आएगा तो ये वैक्यूम जो है पंप जो है वो उतना धीरे चलेगा, और जब ये दूध ज़्यादा आने लगेगा तो ये इसका स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद में जैसे ही दूध देना कम करेगी तो ये जो है ये वैक्यूम जो पंप है ये अपना जो स्पीड है उसी हिसाब से धीरे कर लेती है। इस तरह से ये जो है थनों को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसके अलावा जो और भी फ़ायदा है तीसरा इस मशीन का, वो ये है कि जो दूध है वो यहाँ पे पूरी तरह से छन जाएगा। मतलब उसमें किसी तरह का कोई भी बाल या कोई भी तरह का कण, जो रेती के कण हैं या इस तरह के कण जो हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक सीवर लगा हुआ है। इसके अंदर वो सीवर जो है इसमें से दूध को छान के ही आगे भेजता है। पशुपालकों के सामने अक्सर देखने में आता है कि अधिक दूध देने वाले दुधारू पशुओं का दूध निकालने के लिए समय पर दूधिया नहीं मिलते या फिर अधिक मजदूरी पर मिलते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान है मिल्किंग मशीन। तो इससे दूध निकालने के फायदे कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये जो विधि है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, स्वच्छ दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। दूध को लंबे समय तक आप रख सकते हैं। जो बल्क मिल्क कूलर है उसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम रहता है, जिससे दूध को लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। और अन्य फायदे बहुत सारे हैं कि जो दूसरे धूल के कण हैं या इस तरह के जो दूसरे कण हैं
उनसे छुटकारा मिल जाता है। ये मशीन की लागत कुछ ज़्यादा है, परंतु इसके जो किसान है, जो व्यक्तिगत किसान अपनी मशीन खरीदना चाहता है, जिनके पास कम जानवर है, वो छोटी मशीनें भी इनकी मिलती है और वो भी वही पर्पस सोल्व करती है जो कि ये मशीन सोल्व करती है, तो वो भी हम लगा सकते हैं। इसकी लागत जो है करीब 10 लाख रुपए की लागत इसकी आई है और बाकी तो है ये अच्छा है। इस तरह की मशीन हमको लगानी चाहिए। गन्ना की बुआई अभी चल रही है और बहुत से किसान गेहूं की कटाई करके गन्ना लगाएंगे, जो कि अच्छी उपज की दृष्टि से सही समय नहीं माना जाता है। फिर भी खेत खाली नहीं होने के कारण देर से गन्ना की बुआई करना किसानों की मजबूरी होती है। ऐसे में अगर हमारे किसान कुछ तकनीकी बातों को अमल में लाएं तो देर से बोई गन्ने की फसल से भी अच्छी उपज ले सकते हैं, जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह। गन्ना बुआई का जो उचित समय है वो या तो बसंतकालीन है या शरदकालीन है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान भाई उनकी अपनी कुछ पर्टिकुलर समस्याएं हैं, इस वजह से वो गेहूं कटाई के बाद जो है गन्ने की बुआई को नहीं छोड़ पा रहा है। तो उन किसानों के लिए जो गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोते हैं, तो क्या क्या ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसी विधियाँ है जिससे कि वो अधिक से अधिक जो है पैदावार ले सके। तो इसमें किसान भाइयों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल उन प्रजातियों को सेलेक्ट करे जो देर से बुआई के लिए उपयुक्त है। तो देर से बुआई के लिए जैसे कि कोसा 767 है, कोसा 97 264 है, कोपंत 3220 है और आपकी जो है COJ 88 है, COJ 85 है, कोसा 97 264 है। तो ये प्रजाति है, या देखिए 84 212। चूँकि देरी से बुआई, अब गेहूं कटाई के बाद हम देरी से बुआई कर रहे हैं, तो हम लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा जमाव कम होता है, क्योंकि कुछ आंखें सूख जाती है। तो इसलिए हमें एक तो बीज दर भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बीज दर क्या है कि बीज दर भी हमें लगभग जो है 20 से 25% अधिक बीज प्रयोग करना चाहिए। एक और है, जैसे फर्टिलाइज़र की बात आती है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय नीचे गुलों में दे दें, ठीक है। और बाकी जो भी नाइट्रोजन है, जो आधा हमारा जो नाइट्रोजन बचा है जिसे हम यूरिया के द्वारा देते हैं, उस नाइट्रोजन को आप गन्ना बुआई के 45 दिन बाद और फिर उसके जो है 75 दिन बाद 2 भागों में जो है, जो आधा नाइट्रोजन बचा हुआ था उसे 2 भागों में 75 दिन तक आप प्रयोग कर लें। इस समय चूँकि अधिक तापमान और नमी बनाए रखनी है, तापमान वैसे बहुत ज़्यादा है, तो आँखों के सड़ने का भय बहुत रहता है। तो आँखों के सड़ने से बचाने के लिए उसको बेवेस्टीन, जो कार्बेंडाजिम रसायन आता है, कार्बेंडाजिम रसायन के घोल में अच्छी तरीके से 10 मिनट तक उपचारित करें और तब उसकी जो है बुआई करें। जैसे फ्रो ओपनर गन्ने के लिए, फ्रो को ओपन करने के लिए जो है रीजर यूज किया जाता है, टेक्ट्राडोन। तो जब लाइनें ओपन करते हैं, जो फ्रो ओपन की जाती है, तो ऐसा ना हो कि वो पूरी दोपहर भर खुली रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा होगा कि जो फ्रो ओपन करे वो शाम के समय कर ले, तो कुछ शाम के समय, नहीं तो अगले दिन सुबह को बुआई करके दोपहर तक उसका जो है पाटा लगाकर उसे जो है ढक दे अच्छी तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर जैसे किसान भाई सूखे की बुआई भी करते हैं, तो सूखे की बुआई भी एक जो है बहुत जो है किसानों के बीच में प्रचलित है और इसमें भी अच्छी सफलता मिलती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को जैसे कुंड ओपन किए है और उसमें खेत में नमी नहीं है, तो सूखे खेत में 2 आँख के गन्ने के टुकड़े जो है, 2-2 आँख के गन्ने के टुकड़े जो है, जो गन्ने के सेट है वो बनाते हैं और उनकी हम बुआई करते हैं। तो 2-2 आँख का गन्ने का टुकड़ा डालते हुए और उसके ऊपर करीबन जो है 2 इंच मिट्टी ढके, 2 इंच से ज़्यादा मिट्टी ना रखे, 2-2.5 इंच मिट्टी, बस इतनी मिट्टी से ढके, उसे जो है कस्सी या फावड़े से ढके, पाटा ना लगाए। और इसके बाद में उसमें तुरंत जो है पानी खोल दें। तो जब पानी लगाए तो पानी लगाने का जो समय होना चाहिए वो शाम का समय होना चाहिए और हल्का हल्का पानी निकाले। ये ध्यान रखें कि पानी कभी भी वो खेतों में ना रुके। अगर खेतों में पानी रुकता है और दोपहर के समय रुका रह गया तो तापमान अधिक होने की वजह से, पानी के गर्म होने की वजह से जितनी भी आँखें हैं सब आँखें खराब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि हल्का पानी लगाए और शाम के समय लगाए, जिससे कि वो जो है 2 घंटे 3 घंटे बाद जो है
ख़त्म हो जाए खेतों से। तो और ये पानी जो है हर हफ्ते में जो है, हफ्ते के बाद जो है 2 या 3 बार पानी लगाए, जिससे जो है नमी मेंटेन रहे और वहाँ का तापमान ना बढ़े। तो इससे जमाव, जब हमारा जमाव कंप्लीट हो जाएगा लगभग जो है 35-40 दिन में, तब उन लाइनों को अच्छी तरह से मिट्टी ढक दे। देर से बुआई की दशा में SSI तकनीक के बारे में किसानों को आजकल बताया जा रहा है, जिसे किसान अपना भी रहे हैं। इस तकनीक में एक आंख के गन्ने के टुकड़े को ट्रे या पॉली बैग या खेत के किसी कोने पहले से तैयार किया जाता है और 25 से 35 दिन बाद रुपाई कर दी जाती है। देर की दशा में बुआई वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने आपको पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए कीटों के नियंत्रण पर कुछ तरीकों के बारे में बताया था, आज इसी कड़ी में आपके लिए फसलों को कीटों के नियंत्रण करने के और सुरक्षित तरीकों के बारे में जानकारी लाए हैं। तो आप शत्रु कीटों का नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। ये एक IPM में कंपोनेंट है, हम कहते हैं उसको मैकेनिकल कंट्रोल, यानी कि मशीन के द्वारा कीड़ों का किस तरह से कंट्रोल किया जाए। फसलों में कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिनके नियंत्रण के लिए किसान विभिन्न रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते रहते हैं, लेकिन इनका दुष्प्रभाव फसलों पर पड़ता है। तो क्या है इस समस्या का समाधान, आइए जानते हैं। ये हमारा एक रेलो स्ट्रिकी टाइप है। ये मोस्टली जो खेतों में एफिड लगता है उसको अट्रैक्ट करता है, यानी कि फूल आने से पहले अगर हम इसको खेत में 1 एकड़ में 8-10 ऐसे स्टिकी टेप को इंस्टॉल कर देते, तो क्योंकि स्टार्टिंग में फूल आने से पहले बाउंड्री पर आता है एफिड और बाउंड्री पे हमको इसको लगाना है, तो वो क्योंकि विंग वाला होता है तो इसमें अट्रैक्ट होकर के इसमें चिपक जाता है। वो चिपकने के बाद में फिर आगे कॉलोनी नहीं बना पाता। दूसरा हमारा ये नीला वाला वाइट फ्लाई होती है और जेसिड्स को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद में एक ये फ्रूट फ्लाई है, ये मैंगो में, गुआवा में, कुकरबिट्स में, ये जो फल छेदक जो मक्खी लगती है उसके लिए ये बाज़ार में भी उपलब्ध है और हम किसानों को आप बना सकते हैं, ये भी हम बताते हैं। इसमें एक मिथाइल यूजिनोल एक केमिकल होता है, तो उसका रेशियो तो उसमें जैसे 60% मिथाइल यूजिनोल और 40% उसमें एल्कोहल और 20% मेलाथियन, दोनों का उसका सब घोल बना करके फिर हम उसको एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के 24 घंटे के लिए उसको भिगो देते हैं, तो वो केमिकल का असर उसमें आ जाता है। या फिर एक रूफ लेते हैं, रूफ से भी बन सकता है, रूफ डाल देते हैं, लेकिन ये थोड़ा कम चलता है। तो इस तरह से खाली बोतल लेकर के उसमें इस तरह से छेद करके के एक ट्रे बना देते हैं और उसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब जो फ्रूट फ्लाई है उसका जो मेल है, यानी नर है, वो समझता है कि यहाँ मादा बैठी है, तो इसके अंदर वो ट्रेप हो जाता है। नीचे हम पानी भर देते हैं इसमें, तो इसमें आकर के वो ट्रेप मतलब मर जाता है। लेकिन ये भी हमें फ्रूटिंग यानी कि फ्लोवरिंग से पहले ही लगाना है। अगर हमने थोड़ा लेट कर दिया तो फिर वो एगलिंग कर जाएगा। इसके बाद में एक आता है ये फेरोमोन ट्रैप, ये इसमें हम एक ल्योर लगाते हैं। फेरोमोन ट्रैप इस तरह की इसकी बनावट है, तो इसका ये ढक्कन ऊपर से खुल जाता है। ये की बनावट इस तरह की, यहाँ कॉनिकल फ्लास्क की तरह की है और इसमें ये हम एक ल्यूर लगाते हैं। ल्यूर ये इसकी 20 रुपये कीमत है इसकी, और ये अलग अलग कीड़े के लिए अलग अलग आता है, क्योंकि जो मादा होती है वो मैटिंग करने से पहले अब वो एक फ्लूइड सा निकालती है, उसी की महक इसमें है। तो हर एक कीड़े का अलग अलग है। ये फसल से 9 इंच 9 से 1 फुट इंच फसल से कनोपी से ऊंचा होना चाहिए, तो इसमें नर कीड़े सारे इसमें ट्रैप हो जाते हैं। दूसरा, खेत में हमें क्योंकि इंसेक्ट दिखाई नहीं देते, अगर हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं तो अट्रैक्ट होगा, इसमें आएगा, तो हमको जब पता पड़ेगा भाई हाँ हमारे खेत में कीड़ा आ चुका है। तो वैसे तो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा क्योंकि इतने हम निगरानी नहीं कर सकते, लेकिन एक ये सर्विलेंस का भी काम करेगा, ये उसको मॉनिटरिंग का भी काम करेगा। इनके अलावा यदि आप फसलों की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं तो भी कई प्रकार के कीटों के प्यूपा जमीन से बाहर आ जाते हैं और तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। लाइट ट्रैप को जो आप अपने, वैसे तो वो बाजार में भी उपलब्ध होती है, लेकिन आप अपने घर पे भी उसको बना सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको 100 वाट का एक बल्ब ले करके और उसको इस तरह से मैनेज करना कि वो बर्तन मतलब परात टाइप की चौड़ा बर्तन इंस्टॉल कर देते हैं जो उसके 1.5 फुट नीचे रहे, और उसमें पानी भर के और थोड़ा
केरोसिन के 1-2 बूंद डाल देते हैं या फिर कोई सर्फ डाल देते हैं। तो कीड़ा ज़्यादातर उसको लगाते हैं 7 बजे से और 8:30 बजे तक लगाते हैं, 1.5 घंटे लगाना। तो उसमें जो शत्रु कीड़े हैं, मोस्टली होपर्स जो होते हैं और जो मोथ होते हैं, वो आएंगे, उसमें अट्रैक्ट होते हैं, उसमें टक्कर मारते हैं, तो नीचे पानी होता है ना, उसमें फिर वो गिर जाएंगे। तो उससे भी बहुत अच्छा मॉनिटरिंग प्लस कंट्रोल दोनों के लिए अच्छा है, इफेक्टिव है। तो हम अपनी लैब में ये ट्राइकोग्रामा मल्टीप्लाई करके और इसको खेतों में रिलीज करते हैं। ये मोस्टली जितने भी बोरर्स होते हैं उनके अंडों को ये पैरासाइटाइज करता है। पैरासाइटाइज मतलब उनके अंडों में अपने अंडे डालता है और जब वो पक करके निकलते हैं तो उसमें से ट्राइकोग्रामा का ही एडल्ट निकलता है। फिर वो फर्दर दूसरे अंडों में जा करके अपने अंडे डालता है। तो अंडा को पैरासाइटाइज करने का ये एक बहुत अच्छा वो है। अगर जैसे मानो हॉल में अंडे डाल देते हैं तो फिर ये हॉल में और आधा किलोमीटर तक माइग्रेट करता है अंडे डालने के लिए। तो ये 50,000 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है। इसकी एक स्ट्रिप में 20,000 आते हैं, तो 2.5 स्ट्रिप बहुत है इसकी। अगर ये एक बार हमने फील्ड में लगा दिया तो फर्दर ये अब अपने आप ही पॉपुलेशन बढ़ाता रहता है। अगर आप इन बताए गए तरीकों को कीट नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं तो कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से तो बच ही सकते हैं, साथ ही इनके प्रयोग में खर्चा भी काफी कम आता है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है लोहरवाड़ा जिला जयपुर के शशि भूषण वर्मा ने। आपने ड्रिप सिंचाई पद्धति पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बूंद सिंचाई से भी अपन खेती कर सकते हैं। उससे आपकी लगभग 80 से 90% तक पानी की बचत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जहाँ सिंचाई की आवश्यकता होती है पौधे को वहीं पानी की आपूर्ति की जाती है, बाकी जगह पे पानी की आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए पूरा पानी का सदुपयोग होता है। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। आवश्यकतानुसार उर्वरक व कीटनाशी रसायन भी पानी के साथ ही दिया जाना संभव है। जड़ क्षेत्र निरंतर तर रहने के कारण दीमक की संभावना कम हो जाती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता। लवणीय तथा ऊंची नीची भूमि में बिना समतल किए समान मात्रा में सिंचाई संभव हो जाती है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से भूमिगत जल का स्तर नीचे रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप विधि बागवानी एवं सब्जी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है। कपास, गन्ना और कुमांड कुल की फसलों में भी यह विधि कामयाब साबित हुई है। बूंद बूंद सिंचाई से जो फलदार बगीचे हैं उनमें सिंचाई कर सकते हैं। सब्जियों के लिए सिंचाई के लिए बहुत उपयुक्त हैं और आजकल तो गन्ना, कपास और बाजरा जैसी फसलों में भी बूंद बूंद सिंचाई से किसान भाई सिंचाई कर रहे हैं। ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE द्वारा PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरक व रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पौधे हेतु ड्रिपरों की संख्या एवं क्षमता पौधों की प्रतिदिन जल मांग पर निर्भर करती है। प्रारंभ में पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु धीरे धीरे पौधे का फैलाव बढ़ने से विकास के साथ पानी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर के हिसाब से
दिसंबर जनवरी में बूंद बूंद संयंत्र चलाने का समय आधा घंटा, जबकि मई जून में 2 से 3 घंटे रखना होता है। वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्लास्टिक मल्च का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें 2 तरह की पद्धति होती है, एक तो इनलाइन और एक ऑनलाइन। मतलब एक तो जमीन के अंदर से पाइप बिछा के और एक बाहर से ऊपर पाइप बिछा के, लैटरल्स जिनको आप बोलते हैं, उनसे आप सिंचाई करके पानी की अधिक बचत करके और अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। देखभाल। सिंचाई के पानी में रेत, लवण व अन्य कचरे के कारण ड्रिपर के पानी बहाव में अवरोध पैदा हो जाता है, अतः संयंत्र का रखरखाव अच्छी तरह से करना चाहिए। उपयोगकर्ता को स्क्रीन डिस्क फिल्टर व ड्रिपर की समय समय पर जांच करनी चाहिए और संभव हो तो प्रति सप्ताह फिल्टर की जाली को एक बार साफ करें। चूहों से लेटरल लाइनों की सुरक्षा करें। महीने में एक बार फ्लश वॉल को खोलकर संयंत्र चलावे ताकि जमा लवण निकल जावे। यदि सिंचाई के जल में लवणों की मात्रा अधिक हो तो 6 माह में एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल संयंत्र में चलाकर लवण को निष्क्रिय करें। इस दौरान ड्रिपर को पौधों से दूर रखें। ड्रिप स्थापन के समय निर्माता विक्रेता से विस्तृत सिंचाई शेड्यूल की मांग करें। सिंचाई के पानी के साथ रासायनिक खाद एवं दवाइयों का प्रयोग करने के तुरंत बाद पाइपलाइनों को अवश्य साफ करना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।